हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना की ट्रेड रिलेशन को एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें किस तरह के कदम उठाने हैं। पहले हम इंडिया और चाइना की एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा पे एक नजर डालते हैं। ये डेटा मैंने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ली है और ये 2018 तक अपडेटेड है। अगर आपको भी ये डेटा देखना हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है। ये है इंडिया और चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। 2018 में इंडिया ने लगभग $600 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था और लगभग $300 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि चाइना ने $2.5 ट्रिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और लगभग $2.1 ट्रिलियन का सामान इंपोर्ट किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है और इस अंतर को जितना कम करें उतना अच्छा है। 2018 में इंडिया की कुल एक्सपोर्ट वैल्यू की सिर्फ 5% ही चाइना के लिए था, लेकिन चाइना से इंपोर्ट किए गए सामान हमारी टोटल इंपोर्ट वैल्यू की 15% थी। इस अंतर को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यू की डिफरेंस है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसे कम करें। ऐसे हम हमारी इंपोर्ट्स कम करके कर सकते हैं या फिर हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करें। ये दोनों ऑप्शंस हमारे सामने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों देश एक दूसरे से किन चीजों की ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आपको उन चीजों की लिस्ट दिख रही है जो इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया है 2019 में। हमने टोटल $16,605 मिलियन का सामान चाइना को एक्सपोर्ट किया था। इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स है ऑर्गेनिक केमिकल, ओर्स, स्लग ऐश, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, मिनरल वैक्स जैसी कमोडिटीज। यहाँ स्क्रीन में उन चीजों की लिस्ट है जो इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया था 2019 में। चाइना से टोटल इंपोर्ट वैल्यू थी $65,260 मिलियन की। हमारी मेन इंपोर्ट है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन या स्टील से बनी चीजें और ऐसे और भी कमोडिटीज। आपने देखा कि हमारी टोटल इंपोर्ट की 15% चाइना से आती है, लेकिन क्या ये इंपोर्ट्स हम बैन कर सकते हैं? इस चार्ट से हमें ये दिखता है कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऐसी चीज है जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और चाइना से बेहतर क्वालिटी और दाम शायद ही कोई और देश दे पाए। ये जो लिस्ट है ये किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का रॉ मटेरियल है। अगर इसे बैन करे तो हमारे देश की कई सारे MSME और ट्रेडर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चाइना की बैंक्स और इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी पे क्या असर डालती हैं। चाइना इंडियन स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं। ये स्टार्टअप्स ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, फिनटेक जैसी सेक्टर्स में हैं। आज के दिन आप अगर कोई ऐप बेस्ड सर्विस यूज कर रहे हो तो चांसेस है कि उस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक किसी चाइनीज कंपनी की हो। स्टार्टअप्स के अलावा चाइनीज फर्म्स हमारी ऑटो, FMCG, कंस्ट्रक्शन जैसी सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। 2018 में चाइना के 3 पावरफुल कंपनीज जो है बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट, इन तीनों ने इंडिया में लगभग $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। ये 3 कंपनी जिसे शॉर्ट फॉर्म में BAT या BAT से रेफर किए जाते हैं, उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना से काफी सपोर्ट मिलता है और ये सपोर्ट उन्हें दुनिया भर के देशों में जाके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने में काफी मदद करती है। चलिए कुछ ऐसी एप्स को देखते हैं जो हम यूज करते हैं और जिसमें चाइना का काफी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हैं। बिग बास्केट, जिससे हम में से कई लोग ग्रोसरीज शॉप करते हैं, उसके लीड इन्वेस्टर्स हैं अलीबाबा ग्रुप और TR कैपिटल। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इन्होंने अभी तक $1.1 बिलियन की फंडिंग रेज किए हैं। वैसे ये बाइजूस ऐप, जिसकी एड शायद ही किसी ने टीवी पे ना देखा हो, अब तक $1.4 बिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं और इसकी मेजर इन्वेस्टर है टेंसेंट होल्डिंग्स। इसी तरह ड्रीम 11, जिसके लीड इन्वेस्टर है फोर्सून ग्रुप, अब तक $934.6 मिलियन की फंडिंग उठा चुके हैं। ऐसे ही मेजर कंपनीज हैं डिलीवरी, हाइक मैसेंजर, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान और जोमेटो। अब ये सारी कंपनीज की सर्विसेज हमारे लिए लग्जरी नहीं है, बल्कि जरूरी सर्विसेज है। इसलिए इन सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है और
क्योंकि इन कंपनीज को फंड किया है टेंसेंट और अलीबाबा जैसी कंपनियों ने, तो हम इनसे प्रोफेशनलिज्म और क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कोई रैंडम स्टार्टअप इस स्केल पे नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में हमारी देश की इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आज के वक्त में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी न्यूज सही है और क्या गलत। ऐसे में लोग अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सही लगता हो। लेकिन ऐसे करने से हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिए हैं या चेतावनी दी है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। इसका एग्जाम्पल है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खिड़की या बालकनी में जाके दिया जलाना है, तो लोगों ने रोड में झुंड बनाकर मशाल जलाए। देखने में लगता है कि ये बेवकूफी है, लेकिन हो सकता है कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाओ और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पढ़कर उन्होंने ये कदम उठाया। सरकार ने साफ साफ हाउसिंग सोसाइटीज को कहा था कि किसी की आने जाने में रोक नहीं होगी, लेकिन कई हाउसिंग सोसाइटीज ने लोगों को सोसाइटी के बाहर निकलने से रोका, काम वाली बाइयों को आने से रोका। तो आपको ऐसी बेवकूफियां करने से बचना है और सही जगह से अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन आप रेलेवेंट गवर्नमेंट बॉडीज या कंपनीज की वेबसाइट या प्रेस रिलीजेस ले सकते हैं। न्यूज चैनल में भी ये इन्फॉर्मेशन सही दिखाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर न्यूज चैनल्स आपको सोचने में मजबूर नहीं करती, बल्कि उनका राय आप पे ठोक देते हैं। इसलिए अपना न्यूज सोर्स सोच समझ कर चुनें। आप जब बाजार से कोई सामान खरीदते हो या किसी कंपनी की सर्विस लेते हो, आप अपना मेहनत का पैसा खर्च करते हैं। ये पैसा आपको वही लगाना है जहां आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस या प्रोडक्ट मिले सही दाम में। अगर ये प्रोडक्ट चाइनीज हो और इसके पैसे के आसपास इंडियन प्रोडक्ट भी मिल रही है जो अच्छी क्वालिटी की है, तो आप इंडियन प्रोडक्ट लें। लेकिन अगर आप जबरदस्ती दूसरे प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके इंडियन प्रोडक्ट को ही लेंगे, तो आप अपने देश के लिए गलत कर रहे हैं। इस तरह लोग अगर बिना सोचे इंडियन ब्रांड्स को चुनने लगेंगे, तो इन ब्रांड्स को इनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपस में मार्केट बांट लेंगे और बैठ जाएंगे। ऐसे में हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी घट जाएगी और कुछ साल बाद कहीं की नहीं रहेगी। इसका एग्जाम्पल आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख सकते हैं। फॉरेन गाड़ियों में बहुत ज्यादा टैक्स रखा हुआ है ताकि लोकल ब्रांड्स आगे बढ़े। ये लोकल ब्रांड्स काफी आगे तो बढ़ गए, लेकिन इनोवेशन नहीं कर पाए। आज भी अगर आपको सेफ और अच्छी गाड़ी चाहिए तो टोयोटा, वोल्वो या BMW जैसी ब्रांड्स की ही गाड़ी लेनी पड़ती है। हमारी बहुत कम गाड़ियां आपको विदेश की सड़कों पर दिखेगी, तो ध्यान रखिए आपको वही खरीदना है जो आपके लिए सही हो। प्रेफरेंस इंडियन ब्रांड्स को दीजिए। अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज जैसी देशों के ब्रांड्स के सामान यहाँ इसलिए बिकती है क्योंकि हमारी सरकार उन्हें इस चीज की इजाजत देती है। अगर सरकार चाहती है कि आप ये प्रोडक्ट्स ना खरीदें, तो सरकार उसके लिए सही कदम उठाएगी। ये तो हो गई आपकी और मेरी जैसी इंडिविजुअल्स की बात। हमें एक सेंट्रलाइज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म चाहिए जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देने से पहले उससे होने वाली नेशनल थ्रेट को स्टडी करे। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको यूरोपियन यूनियन में दिखेगा, जो है उनकी एक पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग रेगुलेशन। सिर्फ 18 महीनों में उन्होंने इस रेगुलेशन को लागू किया, जो ये साफ दिखाता है कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को नेशनल थ्रेट कंसिडर करना शुरू कर चुके हैं। इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से हमारे देश के लोगों की पर्सनल डाटा प्रोटेक्टेड रहेगी और देश के अंदर ही रहेगी। इसके अलावा कंपनियों को देश के अंदर ही अपना डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसे करने से हमारे देश के अंदर जनरेट किए जाने वाले डाटा देश के अंदर ही रहेगी और बाहर की सरकार या कोई कंपनी इसे स्टडी नहीं कर पाएगी। ये शायद सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी, लेकिन आपका डाटा बहुत कीमती है और इसे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में डाटा सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता बढ़ानी है और कंपनियों को भी आगे आके आपको बताना चाहिए कि वो आपकी क्या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसे कैसे यूज करने वाले हैं। हमारी देश की प्राइवेसी लॉ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि यूरोपियन यूनियन जैसी जगह की है। इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है और कंपनियों को ये डिस्क्लोज करने में मजबूर करें कि वो आपका जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो डाटा जा रहा है और इसकी इस्तेमाल कैसे हो रही है। जैसे कि आप मोबाइल पे गेम खेलते हो या अपने स्मार्ट टीवी को वॉइस कमांड देते हो, तो आपके गेम का डाटा और आपके साउंड का डाटा कोई ना कोई सर्वर पर स्टोर होता है। अच्छी प्राइवेसी लॉ आपको इन डाटा की मिसयूज से बचाए रखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।